तो ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में कैसे लगाएं। तो केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन दो तरीके के होते हैं। रिएक्शन कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस ना आ सके, रिवर्सिबल मतलब जो चला जाए वापस आ जाए। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओ इरिवर्सिबल का। बोलो 5 शोएब। मोबाइल का कवर होता है वो रेडिएशन कर दिया तो अरे यार मोबाइल तक पहुंच गया था। कोई भी रिएक्शन ले लो, मैंने कोयले को जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और क्या मिला? हीट मिल गई प्लस हीट, तो क्या हो गया? अब दोबारा कोयला आ सकता है? ठीक है, तो ऐसे जितने भी रिएक्शन है जो वापस नहीं आ सकते उनको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और बताओ, चलो कोई एक और बताओ। ग्लूकोज को कितनी मरतबा जला चुके हैं, उसे छोड़ो। AgNO3 प्लस NaCl, बताओ ये रिएक्शन याद है? इसके अंदर AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा। AgCl जो होता है किस कलर का होता है? वाइट PPT होता है, प्रेसिपिटेट, नीचे रिएक्शन के कंटेनर में बैठ जाता है। तो जब नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ गया है तो क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आपको वाला? नहीं करेगा। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए तो नीचे बैठ गया। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो बैठने का सवाल ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, लिख लिया। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, बॉन्डिंग वाले में भी बताया था मैंने, पहला रूल में। ठीक है, एक रिएक्शन जो बहुत कॉमन है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो क्या होता है? एसिड प्लस बेस। बताओ नमीर, एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? एम्फोट्रिक। क्या बात होगा, शाबाश। सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस से सॉल्ट और वाटर। ठीक है, कोई भी एसिड लो बेस लो, उनके रिएक्शन में क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट वाटर वाटर बनने के बाद वापस एसिड बेस में उसको नहीं करना है। ठीक है, ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आता है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए, तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमें इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें किसके बारे में पढ़ना है? उन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो आगे भी जाएंगे पीछे भी आएंगे। ठीक है, अच्छा ये बात तो हुई नहीं, रिएक्शन होता क्या है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट बताने की तो जरूरत नहीं है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्शन में जो चीज कंज्यूम होती है
यूज होती है वो रिएक्टेंट कहलाती है, और जो बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। क्लियर है? यहाँ पे बताओ क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है इन तीनों में? सब लोग बोलो, कौन सी चीज कंज्यूम हो रही है, कौन सी चीज यूज हो रही है? एसिड बेस यूज हो रहा है तो ये रिएक्टेंट हो गया। बन क्या रहा है? सॉल्ट और वाटर बन रहा है, वो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है? इसी तरीके से इस वाले में कार्बन और ऑक्सीजन यूज हो रही है। कार्बन को मान लो ये कोयला है, कोल है, ठीक है, कोल यूज हो रहा है, कोयला और ऑक्सीजन का कन्वर्शन हो रहा है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। और जल करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बना रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, ये क्या है? रिएक्टेंट। और AgCl और NaNO3 क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है आगे की तरफ, तो आगे की तरफ जाता है तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। लिखो, फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो बोलेंगे बैकवर्ड। तो ऐसा रिएक्शन जो आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है वो रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल। रिएक्शन वो रिएक्शन क्या कहलाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। इन दिमाग को एग्जाम्पल बताओ। तुम बताओ शोएब। H2SO4 वो क्या है? H2SO4 कोई कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, रिएक्शन बताना। किसी को नहीं याद? तुम बताओ। वाटर। हाँ, ये कह सकते हैं कि वाटर पानी समुद्र में से उड़ता है, भाप बन जाता है, और भाप बन करके फिर ऊपर जाके कंडेंस होकर के फिर पानी बन के चला नीचे आ जाता है। लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल फिनोमेना है। इसमें क्या कोई रिएक्शन हुआ? पानी था, खाली उसकी स्टेट चेंज हुई ना, लिक्विड से गैस गया, फिर ऊपर जाकर के फिर टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो गैस के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पानी बनकर के वापस मिल जाते हैं। तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, बहुत ही जो है बार बार पढ़ा है। अब भी बता दो क्या बनता है प्रोडक्ट? यार कैसे इतना भूल गए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हेबर प्रोसेस। ये तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी क्लास से बताने लगते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस करो जरा जल्दी से। इक्वेशन बैलेंस करो।
हो गई? वेरी गुड, सब लोगों की हो गई। बैलेंस कैसे करते हैं? जितने इधर रिएक्टेंट की साइड में जिस एलिमेंट के एटम होते हैं उतने ही प्रोडक्ट की साइड में कर देते हैं। तो उधर नाइट्रोजन कितनी है? 2, तो इधर कितनी करेंगे? 2। तो 2 करने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। ये नहीं है यहाँ पे 2 लगा देना, साला अमोनिया का फॉर्मूला ही गलत कर दिया। फॉर्मूला नहीं चेंज हो सकता। करने के लिए क्या करना होगा? हमें 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल लेने होंगे, तो 2 से अमोनिया को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? फिर उसके बाद अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? 2, और यहाँ पे कितनी है? 3 दूनी 6। तो एक अमोनिया में 3 थे हाइड्रोजन, तो 2 में 6 हो जाएंगे ना। तो 6 करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। हो गया पहले? इसको करो बैलेंस। हो गया? सब लोगों को हो गया? गुड। भाई एक ऑक्सीजन बढ़ गई इधर, बाकी सल्फर 1 है ही है, ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ 3 हो गई, तो इसको आधा कर दोगे तो 2 में से 1 ही तो बचेगी। भाई 2 है ना इसके अंदर ऑक्सीजन, O2 में 1 चाहिए मुझे, तो आधा लिख दो, ठीक है? छोटी क्लास में मना करते हैं, छोटी क्लास में कहते हैं फ्रैक्शन में मत लिखो। अब मान लो फ्रैक्शन में नहीं लिखना मुझे, तो क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2SO2 प्लस O2, ये वाला नीचे वाला 2 कट जाएगा, गिव्स राइज टू 2SO3। बोलो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से गुणा करूं, ये बात सबको समझ में आ गई? तो फ्रैक्शन हट गया। 9 10 तक मना करते हैं फ्रैक्शन में मत लिखो, ठीक है? लेकिन आप लिख सकते हैं बड़ी क्लास में। ओके? तीसरी वाली इक्वेशन वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये सब इक्वेशन जिसके अंदर ये वाला साइन होता है, ये फॉरवर्ड के लिए है और ये बैकवर्ड के लिए है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इन्हीं रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पाया जाता है। ऐसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो कब होगा इक्विलिब्रियम? बताओ, इक्विलिब्रियम कब होगा? एट इक्विलिब्रियम, बोलो, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या होगा? जितनी तेज फॉरवर्ड आगे की तरफ रिएक्शन जा रहा है, उतनी तेज पीछे की तरफ भी आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम हो गया नहीं हो गया? देखिए इक्विलिब्रियम कब होगा किसी भी रिएक्शन में अचीव? जब फॉरवर्ड की तरफ जाने वाला रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आने वाले रिएक्शन के बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो? एनी डाउट? अब इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलें। चले रजा जमीर लिया हमने। चलिए वही अमोनिया वाला लेते हैं रिएक्शन। मान लो नाइट्रोजन मैंने लिया एक कंटेनर में, ये मेरा कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने लिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये हो गया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ओके। जब मैंने जस्ट लिया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? टाइम t इज इक्वल टू 0। मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ही कंटेनर में डाला तो मैं उसको t इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? टाइम t इज इक्वल टू 0 कि अभी जस्ट लिया है, अभी कोई टाइम नहीं पास हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? डालने पहले से डालने डालते ही, ना पहले ना बाद। मैंने जैसे ही डाला उस वक्त टाइम जो है वो 0 है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0। तो अब बताइए, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, करो मुझे कुछ यहाँ पे इसको नीचे से हीट देनी थी, अभी मैंने हीट नहीं दी, खाली ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मैंने अगर मान लो 1 मोल लिया और इसके 3 मोल लिए, जो आगे लिखा होता है ये क्या होता है? इनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बताते हैं कि हमने कौन सी चीज कितने मोल ली है। तो इसका 1 मोल लिया है, इसके आगे 1 है, इसका 3 मोल लिया है। तो ये बताओ T इज इक्वल टू क्या कोई अमोनिया बना होगा? अभी तो रिएक्शन स्टार्ट होना है ना, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो अमोनिया क्या होगा? 0 मोल। बोलो इन जनाब, कोई डाउट है इसमें? हाँ भाई, एंड डाउट? ठीक है। अब टाइम थोड़ा सा पास हुआ, t इज इक्वल टू टाइम t हो गया, कुछ सेकेंड मिनट पास हुए। चलो इतना बनाओ जल्दी से आगे की बात। ठीक है। चले आगे। चलिए अब जब थोड़ा सा टाइम जैसे ही पास हुआ, फ्यू सेकेंड या मिनट जो भी आप लेना चाहें, तो क्या होगा? रिएक्शन शुरू हो चुका होगा, है? हाँ भाई, रिएक्शन शुरू हो चुका होगा। तो रिएक्शन जब शुरू होगा तो इंतजाम बताओ, फॉरवर्ड वाला ज्यादा होगा या बैकवर्ड वाला? बैकवर्ड वाले के लिए प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, बन मैं कह रहा हूँ शुरू हो चुका है।
थोड़ा सा बना, ठीक है ना। पूरे में अमोनिया भरी हुई, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भरी हुई है पूरे के अंदर, और अमोनिया बहुत थोड़ी सी बनी हुई है। तो ये इसमें ब्रेक होगी तो कितनी ब्रेक होगी, बहुत थोड़ी सी तो ब्रेक होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। फॉरवर्ड समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा होगा, और बैकवर्ड बोलो बहुत स्लो होगा। दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं, क्यों हो रहा है स्लो और क्यों हो रहा है ज्यादा, क्योंकि शुरू में सिर्फ अमोनिया और हाइड्रोजन है, तो वही तो खाली रिएक्शन करेंगे, उनका रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अमोनिया बना ही नहीं है, बना भी है तो बहुत थोड़ा सा बना है, तो उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने की स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो होगी। ठीक हो गई बात, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते जाएंगे, तो अमोनिया बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा, बोलिए। अमोनिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड वाला ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है किससे, बैकवर्ड से ज्यादा है। लेकिन क्या ये हमेशा ज्यादा रहेगा, बोलिए। नहीं ज्यादा रहेगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, बोलो सब लोग बताओ। हाँ बोलो, क्यों सेम हो जाएगा, बोलो अदनान तुम बताओ। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, तो खूब तेजी के साथ अमोनिया बन रहा था, बनता गया बनता गया बनता गया, और ये कम होता गया। उसके बाद क्या होगा, अमोनिया, अच्छा ये वाला जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, तो बैकवर्ड वाला रिएक्शन नहीं बढ़ता जाएगा, क्योंकि अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है ना, है। तो धीरे धीरे बैकवर्ड बढ़ता जाएगा और फॉरवर्ड कम होता जाएगा। क्यों फॉरवर्ड कम होता जाएगा, क्योंकि ये अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंज्यूम होते जा रहे हैं, यूटिलाइज होते जा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ता जाएगा बैकवर्ड वाला, क्योंकि अमोनिया और बैकवर्ड में जो है वो क्या कहते हैं, उसका बैकवर्ड रिएक्शन जो है फास्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है। क्लियर हो गई बात है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, चलिए बनाइए। ये है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, और ये है टाइम। बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। भाई जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन भी क्या थी, 0 है। उसके बाद जब टाइम बढ़ना शुरू हुआ, तो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, और ऐसे बढ़ गई, ठीक है। और फिर एक टाइम आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट क्यों हो जाएगी, इंतजाम कांस्टेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि जितनी तेजी से अमोनिया बन रही है उतनी तेजी से टूट रही है, ठीक है ना। बस उसी को टाइम को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम, और उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। कि अब अमोनिया की क्वांटिटी इतनी बन चुकी है कि वो उतनी ही तेजी से टूट रहा है जितनी तेजी से बन रहा है, ठीक है। इतनी तेजी से टूट रहा है जितनी तेजी से बन रहा है। शुरू में बहुत थोड़ा था,
तो बहुत धीरे धीरे टूट रहा था, तो बंद तेज रहा था, तो ज्यादा बनता क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसने भी जोर लगाना शुरू कर दिया, तो वो भी बंद तेजी से टूट रहा है, ठीक है ना। और उसकी तेजी बढ़ती जाएगी, और रिएक्टेंट वाला पार्ट कम होता जा रहा है, तो इसकी तेजी कम होती जाएगी, ठीक है। तो चलो जरा प्रोडक्ट का बना करके दिखाओ, यही ग्राफ, वो सॉरी ये तो हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं अमोनिया कंसंट्रेशन की बजाय प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट लिख देता हूँ, रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, क्या हो जाएगा ग्राफ, चलो घटेगा, यस। पहले तो शुरू में जब टाइम जीरो है, इधर देखें सब लोग, जब टाइम जीरो है तो इसकी वैल्यू रिएक्टेंट की क्या होगी, जितनी हमने ली है मैक्सिमम वैल्यू होगी, है। ये वाली वैल्यू मान लेता हूं मैं मैक्सिमम है, जो मैंने शुरू में ली है मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा, ऐसे घटता है, तो फिर एक टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितनी तेजी से टूट रहा है उतनी तेजी से बन रहा है, बैकवर्ड के जरिए बन रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो फॉरवर्ड के जरिए बन रहा है, ये बैकवर्ड के जरिए बन रहा है। ये देखो, ये बैकवर्ड आ रहा है तो ये बन रहा है, और ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये बन रहा है। तो जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। तो दोनों का एक ग्राफ बना के दिखाओ, दोनों ग्राफ को एक ग्राफ में बना के दिखाओ। एक ग्राफ बताओ, ये हो गया कंसंट्रेशन, ये हो गया टाइम। बन गया दोनों का एक ग्राफ। बना दिया, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेशन मैंने लिखा, कंसंट्रेशन करना, देखिए एक साहब ने ग्राफ बनाया है ऐसे, ठीक है, और एक साहब ने ग्राफ बनाया है ऐसे। ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है। बताओ इनको नाम पहला सही कि दूसरा है, पहला, दूसरा गलत क्यों, चलो सोचो, तुम बताओ पहला सही कि दूसरा। जो दिमाग कहता है वो चलो सोचो, दुनिया जाए बाहर में, जो तुम्हारा दिमाग कहता है कि ये है सही, बस पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा भी सही है। इसके पीछे बेटा रीजन होना चाहिए, नहीं चुप के मत मारो। हाँ हम लोग छुट्टी वाले टाइम पे निकल गए। हाँ बोलो, पहला सही है क्योंकि वो कांस्टेंट कांस्टेंट वाला और दूसरा वाला मिड पॉइंट का आगे काट रहा है। चलो तुम बताओ। एक लाइन कांस्टेंट
हाँ? तुम बताओ जी। जो लोग पहला कह रहे हैं उसमें दूसरे में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ दूसरे में क्या प्रॉब्लम है। दूसरे के हिसाब से वो अलग अलग टाइम पे बिल्कुल भी नहीं अलग अलग टाइम पे हो रहा है, कांस्टेंट यहाँ हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है। यहाँ पे मान लो इसको थोड़ा सा बनाने में मैंने ये कर दिया, या चलो ऐसे मान लेते यहाँ पे कांस्टेंट ये टाइम है और इस वाले में ये वाला टाइम है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा क्लियर हो रहा है, इसमें कम क्लियर हो रहा है, लेकिन टाइम दोनों का सेम, दोनों ही ग्राफ सही है। बेटा बोलने से नहीं काम चलेगा, मैंने इसीलिए कहा जो दिमाग कहता है उसका रीजन के साथ बोलो कि सर मुझे इसलिए ये ठीक लग रहा है, सबसे पहले क्या होता है गलत हो जाएगा। बोलो दोनों ही सही क्यों है, मतलब ये रीजन बता दो पहले के अभी बताओ, क्या पहले तुम बताओ दोनों ही सही क्यों है। हमने क्या कहा कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की भी सेम हो जाती है, नहीं हो जाती है। भाई जितनी तेजी से ये इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बन रहा है, बोलिए, उतनी तेजी से रिएक्टेंट भी बन रहा होता है। तो ये कंबाइन करके ये बना रहा है और ये टूट करके ये बना रहा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। सोचो इस बात को, तो ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, दौड़ा ये बना रहे हैं, किस स्पीड से बना रहे हैं, जिस स्पीड से ये टूट के ये बना रहा है, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो गई। तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखो इस बात को लिखो, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट becomes किसी कंसंट्रेशन होती है रिएक्शन क्या होती है, ये बोलो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant, becomes constant। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, ठीक है। कौन सा ग्राफ सही है, 4 ग्राफ दिए थे, उसमें से 3 सही था, 1 गलत था, IIT एडवांस में आया था, बढ़िया। तीसरा ग्राफ कैसे बनेगा, चलो वो भी बना देते हैं। पहला ग्राफ मैंने कैसा बनाया, पहला ग्राफ ऐसा बनाया, ध्यान से देखो, कांस्टेंट हो गई नहीं हो गई यहाँ पे आकर के, ये कौन सा वाला है, ये किसके लिए है, ये रिएक्टेंट के लिए कम हो रहा है ना, ये भी पूछना भूल गया मैं, चलो अच्छा हुआ याद आ गया, ये रिएक्टेंट के लिए है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये वाला पहला वाला तो ये बनाया था, ये प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा मैंने जो बनाया वो कौन सा था, कलर चेंज कर दूं, चलो कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा ये हो गया, कहीं पर भी ले आकर के कांस्टेंट कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया, ये वाला किसका है, ये भी रिएक्टेंट का है, और ये किसका है, ये प्रोडक्ट, नहीं ये वाला प्रोडक्ट का है, ये वाला प्रोडक्ट का है, जो चीज बढ़ रही है वो प्रोडक्ट है और जो चीज घट रही है वो रिएक्टेंट है। तीसरा और बताओ कैसे बना दूं तो गलत नहीं होगा, देखो बताओ, अब ये मिटा दूं ये वाला,
तीसरा देखो ऐसा बना देता हूं। कांस्टेंट हो गई, जरूरी थोड़ी है कि अगर ये 5 मोल है तो ये भी 5 मोल होगा, कंसंट्रेशन अलग भी हो सकती है। ये कहा गया कांस्टेंट हो जाएगी, अगर 5 मोल है तो 5 रहेगी, ये 3 है तो 3 रहेगी, ये थोड़ी कहा गया कि ये दोनों भी बराबर होंगी आपस में। हाँ? ये तीसरा ग्राफ है, 3 ग्राफ तीनों सही है। हाँ? ये स्ट्रेट लाइन क्या, ये जिस टाइम पे कंसंट्रेशन बराबर हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं। ये भी लिखो, ये वाला जो टाइम जब कंसंट्रेशन क्या हो जा रही है, कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ये तो हमारा प्रोडक्ट है क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये रिएक्टेंट है क्योंकि ये घट रहा है। इस टाइम को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं टी इक्विलिब्रियम। सारे ग्राफ में टी इक्विलिब्रियम बनाइए जल्दी से, कहां कहां पर टी इक्विलिब्रियम है, जो आपने ग्राफ बनाया उनमें सब में टी इक्विलिब्रियम बनाइए। यहाँ पे ये टी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ये वाला टी इक्विलिब्रियम है। जितने भी ग्राफ आपने बनाए सब में टी इक्विलिब्रियम बनाइए, बस जहां से कांस्टेंट होनी शुरू हुई है वही टी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, टी इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ तक हमने कर लिया है। अब हम लोग, तो इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं।